बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई का 5 साला मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, इस वीज़े को हासिल करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसकी फ़ीस कितनी है, इसका क्या तरीक़ाकार होगा, क्या ये वीज़ा हम बगैर ट्रैवल एजेंट के अप्लाई कर सकते हैं या हम इसको ख़ुद जो है ऑनलाइन सबमिट करेंगे या कोई एजेंट होगा हमारे बिहाफ पे, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेगा। वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारे सवालात हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी तवील हो सकती है लेकिन आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी दोस्त मुझसे रब्ता कर रहे हैं या करते हैं दुबई 5 साला मल्टीपल एंट्री वीज़े के लिए, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं और आपको कुछ नॉलेज है और कुछ नहीं है तो ये वीडियो आप दोस्तों के लिए है। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कुछ इस तरह से करते हैं कि 5 साला मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा क्या तमाम लोगों के लिए है या पाकिस्तान में हमने सुना है कि कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जो बैन हैं। ठीक है, लाड़काना है, पारा चनार है, मुजफ्फरगढ़ है एंड सो ऑन, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तकरीबन 20-21 सिटी ऐसे हैं जो बैन हैं। तो क्या वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? इसका जवाब है कि जो बैन सिटी वाले हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो नॉन बैन सिटीज़ के लोग हैं, जैसे मैं बहावलपुर से हूँ, कोई कराची से है, कोई लाहौर से है, वो भी कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट ये कि पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें अगला सवाल ये है कि इसमें कोई एज की कोई पाबंदी है या 18 साल या 18 साल से ज़्यादा के लोग ही एलिजिबल हैं या 18 साल से जो कम अफराद हैं वो भी इसके लिए अहल हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आपकी जो एज है वो 18 या 18 से प्लस होनी चाहिए, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो वो बाकायदा आपका पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड जो है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो चेक किया जाता है, वो मांगा जाता है। तो कोशिश ये करें कि जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं वो ही इसके लिए अप्लाई करें। उसकी एक रीज़न मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊँगा। अब हमारा अगला सवाल ये है कि क्या इसके लिए बैंक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है? इसका जवाब ये है कि बिल्कुल इसके लिए 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। आपका बैंक अकाउंट चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, लेकिन उसमें माहाना बुनियादों पर ट्रांजैक्शंस हो रही हों। ठीक है जी, तकरीबन 8, 9, 10 लाख की मंथली ट्रांजैक्शंस हों, इन आउट, और इन हो रहा हो, आउट हो रहा हो, और क्लोजिंग बैलेंस जो है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट का वो मोर देन 4000 यूएस डॉलर्स होना चाहिए तकरीबन। अब आप देख लें, डॉलर कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि जो मौजूदा डॉलर की वैल्यू है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि डॉलर की वैल्यू जो है वो 220 रुपये है, तो आप उसको 220 को 4000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास PKR में बैलेंस आ जाएगा। अगर डॉलर की वैल्यू 250 है तो 250 को 4000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो बैंक स्टेटमेंट की ही आती है। याद रखें कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देते हैं, उसकी फ़ीस अदा कर देते हैं, कागज़ात की बुनियाद पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो मॉडिफिकेशन के लिए वापस कर दी जाती है कि जी फ़लाँ डॉक्यूमेंट जो है वो हमें दोबारा चाहिए। और 90% ये देखा गया है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसी पर एतराज़ होता है। बार बार वो आपकी एप्लीकेशन को रिटर्न करते हैं कि इसको मॉडिफाई करें। तो बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट जो है, एक तो हर महीने आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो 8-10 लाख रुपए मेंटेन हो रहे हैं उसमें, और फिर लगातार 6 महीने की जो क्लोजिंग बैंक स्टेटमेंट है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है 6 महीने की स्टेटमेंट का, वो 4000 यूएस डॉलर से ज़्यादा ही हो PKR में। नंबर 2, करेंसी उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपका डॉलर अकाउंट हो, आपका यूरो अकाउंट हो, PKR वाला अकाउंट भी चल जाता है। लेकिन जब आप बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे तो उस स्टेटमेंट में जो करेंसी है उसका सिंबल भी होना चाहिए, उसका नाम भी होना चाहिए।
करेंसी अगर PKR में है तो PKR होनी चाहिए, अगर वो आपका जो है वो फॉरेन अकाउंट है, डॉलर अकाउंट है, तो डॉलर मेंशन होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट निकलवाते वक्त जो है आपने स्टेटमेंट किसी सादा कागज़ पे नहीं निकलवानी, ठीक है। वो फ़ौरन उसको रिटर्न कर देंगे मॉडिफिकेशन के लिए। आपने क्या करना है कि जो आपका बैंक है, चाहे वो बैंक अल-फलाह है, चाहे वो अलाइड बैंक है, चाहे वो हबीब बैंक है, आपने रिक्वेस्ट करनी है कि इसको बैंक के लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करवाएं और तमाम पेजेस को, चाहे वो 5 हैं, वो 6 हैं, वो 12 हैं, वो 18 हैं, वो जितने भी पेजेस हैं, तरतीब के एतबार से आपने तमाम पेजेस को मैनेजर से सिग्नेचर और स्टैम्प करवाना है, ठीक है। इसके अलावा एक लेटर बनता है, उसे कहते हैं बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। ये जो पेपर होता है, इसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस का भी जिक्र होगा, आपका अकाउंट कब से मेंटेन हो रहा है ये मैनेजर को मालूम होता है। आप सिर्फ उनको जाके ये कहेंगे कि मुझे बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए, वो उस पर अपने सिग्नेचर भी करेंगे, स्टैम्प भी करेंगे और आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी देंगे। तो तरतीब के अतबार से बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर को ऊपर रखना है और फिर नीचे स्टेटमेंट आनी चाहिए। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जब ये किसी की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पेजेस की होती है, तो जब वो स्कैन करते हैं, उसकी PDF की फ़ाइल बनाते हैं, तो उसका साइज़ जो है वो 2 MB से ज़्यादा हो जाता है। आपने क्या करना है कि उसको नॉर्मल क्वालिटी पे स्कैन करवाना है किसी कंप्यूटर शॉप से। हाई क्वालिटी में आप अगर करवाएंगे तो साइज़ बढ़ जाएगा। जितने भी पेजेस हैं, चाहे वो 12 हैं, चाहे वो 18 हैं, चाहे वो 25 हैं, 30 हैं, 2 MB की फ़ाइल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो बैंक स्टेटमेंट का आता है, लेकिन 90% प्रॉब्लम आता ही इसका है। ठीक हो गया। तो मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट्स बताए हैं बैंक स्टेटमेंट के लिए, कि एक तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो $4000 से ज़्यादा हो अप्रॉक्सीमेटली, और वो फिर आप देख लीजिएगा डॉलर का जो भी रेट चल रहा है, और हर महीने में आपकी स्टेटमेंट मेंटेन हो रही हो 10-11 लाख रुपए की। लेटर हेड पे प्रिंट करवाना है। अगर कलरफुल हो बैंक स्टेटमेंट तो बहुत अच्छी बात है। उसका बड़ा आसान सा तरीका है, अपने बैंक एप्लीकेशन से उसको डाउनलोड करें, कलर प्रिंट निकलवाएं और बैंक मैनेजर से जाके उसको स्टैम्प करवा लें। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने नोट कर ली है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो एक आपका पासपोर्ट चाहिए और आपने स्कैन करवा लेना है। एक पिक्चर चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाली, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक आपकी जो है वो इंश्योरेंस लगेगी। इंश्योरेंस आपने लेनी है दमान इंश्योरेंस कंपनी की, DAMAN, दमान इंश्योरेंस कंपनी की आपने इंश्योरेंस लगानी है। तकरीबन ये इसकी जो नेट शेल कॉस्ट है वो 250 दरहम है। किसी एजेंट से लेंगे या किसी वेंडर से लेंगे या आप हमसे लेंगे तो तकरीबन 300 दरहम में ये पड़ेगी। अच्छा जी, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसमें एक बनेगा आपका ट्रैवल प्लान, आपने कितने दिनों के लिए जाना है, आपने कहाँ कहाँ पे जाना है, डे 1 को आप कहाँ जाएंगे, दूसरे दिन कहाँ जाएंगे, तीसरे दिन कहाँ जाएंगे, चौथे दिन कहाँ जाएंगे। तो ये ट्रैवल प्लान बनता है, तकरीबन ये 10 दिन का एक प्लान बनेगा आपका। तो नंबर 1 आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर के साथ। नंबर 2 पासपोर्ट। नंबर 3 एक पिक्चर। नंबर 4 आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट। नंबर 5 कमीशन आख्ती कार्ड। नंबर 6 होटल की बुकिंग, आप कहाँ पे क़याम करेंगे। नंबर 7 एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन। नंबर 8 ट्रैवल प्लान, जो कि ट्रैवल प्लान होता है, कवर लेटर भी इसको कहते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने ऑनलाइन जो है वो सबमिट करनी है। इसकी फ़ीस कितनी है उसकी बात कर लेते हैं। तो फ़ीस की अगर हम बात करें तो तकरीबन इसकी जो फ़ीस है उसमें 3000 दरहम जो है वो इसकी गारंटी है। 3000 दरहम इसकी गारंटी है, जो कि रिफ़ंडेबल है, काबिल वापसी है। और मज़ीद 1000 दरहम जो है उसमें से आपका राउंड अबाउट जो है वो ख़र्चा आएगा तकरीबन 700 दरहम। इसकी कुछ फ़ीसें हैं जिसमें वीज़ा की फ़ीस है, कुछ ICA की फ़ीस है, कुछ फेडरल की फ़ीस है, और तकरीबन 300 दरहम की इंश्योरेंस आप शुमार कर लें तो ये 4000 दरहम इसकी फ़ीस बनती है। 3000 दरहम जो है वो गारंटी है, वो हुकूमत अपने पास रखेगी जब तक आपका वीज़ा वैलिड रहेगा। और अगर आप 5 साल तक सही चलते हैं, कोई वायलेशन नहीं करते, तो वो गारंटी आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी आपके अकाउंट में। यानी कि यूँ समझें कि 3000 दरहम की तो गारंटी हो गई, और ये आपने अपने डेबिट कार्ड से पे करने हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से पे करने हैं। अगर आप हमसे सर्विस लेंगे तो ये जो फ़ीस होती है ये हम पे नहीं करेंगे,
उसकी वजह ये है कि ये आपकी अमानत है, आपकी जो गारंटी है वो हुकूमत के पास अमानत के तौर पर है। आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट होगी, आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगी, हम आपको असिस्टेंस देंगे, हम आपके बिहाफ पे अप्लाई करेंगे। बात समझ आ गई? यानी हम आपके लिए ट्रैवल जो कवर लेटर होता है, ट्रैवल प्लान जो होता है उसको तैयार करेंगे, हम आपके लिए एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन तैयार करेंगे, हम आपके लिए होटल की रिजर्वेशन तैयार करेंगे, हम आपके लिए इंश्योरेंस खरीदेंगे। डेफिनेटली हम अपने सर्विस चार्जेस लेंगे आपसे। कोई 200 ले रहा है, कोई 200 दरहम यानी कि ले रहा है, कोई 250 दरहम ले रहा है, ये सर्विस होती है। और ये जो सर्विस है ये नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि खुदा न खास्ता अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो क्या होगा। अगर वीज़ा आपका पहले तो मॉडिफिकेशन के लिए आएगा, एक बार आएगा। अगर फिर भी कोई मसला हल नहीं होता तो फिर मॉडिफिकेशन के लिए दूसरी बार आएगा। अगर फिर भी वो उनकी तसल्ली नहीं होती तो वो आपसे मज़ीद डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं। कभी कहेंगे जी CNIC दोबारा लगाएं, कभी कहेंगे बैंक स्टेटमेंट पे एतराज़ है। तो इस तरह से 3 बार आपकी एप्लीकेशन रिटर्न होती है। अगर 3 बार भी वो मुतमईन नहीं होते तो आपका केस रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने पे जो पेमेंट होती है, जो आपके कार्ड से उन्होंने पैसे काटे हैं तकरीबन 3700 दरहम, उसमें से 200-300 दरहम नॉन रिफंडेबल है और बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे। अब नुकसान कितना हुआ? पहला नुकसान ये हुआ कि जो एजेंट को आपने सर्विस दी है, 200-250 दरहम दिया है, वो नाकाबिले वापसी है। ठीक हो गया, वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसने तो पूरी कोशिश की है। वीज़ा देना या ना देना किसी एजेंट के इख्तियार में नहीं है, वो इमिग्रेशन ने देना है। मतलब अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम आपके लिए अप्लाई करेंगे, वीज़ा हमने ग्रांट नहीं करना, वीज़ा आपको देना है इमिग्रेशन ने। नंबर टू, अब वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो अब दूसरा नुकसान, पहला नुकसान तो ये हुआ कि जो एजेंट को आपने पैसे दिए 200-250 दरहम, जब PKR में 13,000 15,000 जो भी दिया आपने, वो नॉन रिफंडेबल है। दूसरा, ये जो आपने इंश्योरेंस खरीदी थी वो नॉन रिफंडेबल है। 6 महीने की इंश्योरेंस खरीदनी है आपने, 6 मंथ की, ठीक है, वो नॉन रिफंडेबल है। तीसरा ये कि जो 3,700 दरहम आपके कार्ड से कटे हैं तो उसमें से भी 200-300 दरहम नाकाबिले वापसी, बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब अगर वीज़ा लग गया तो अब क्या होगा? वीज़ा जब लग जाएगा आपका तो जो 3,000 दरहम की गारंटी है वो अपने पास वो महफूज रखेंगे। अगर आप कोई वायलेशन करते हैं, ओवर स्टे होते हैं, आप वहाँ पे स्लिप हो जाते हैं, खल्ली वल्ली हो जाते हैं, रैबिट हो जाते हैं, कोई वायलेशन करते हैं, कुछ कोई नुकसान करते हैं, तो वो आपको डिपोर्ट करेंगे और वही उन्हीं पैसों से आपकी टिकट ली जाएगी और वो गारंटी आपकी ज़ब्त हो जाएगी। तो ये जो पूरा खुलासा मैंने आपको बताया है कि 5 साल का मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करने का तरीका। अच्छा, वीज़ा आ गया, अब आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि 1 महीने के अंदर अंदर ट्रैवल करें आप उसके ऊपर 3 महीने क़याम कर सकते हैं, फिर आपको एग्ज़िट करना होगा। फिर उस साल में आप नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पे साल 2023 में मैंने वीज़ा ले लिया, साल 2023 में मैं गया और 90 दिन लगा के वापस आ गया, तो अब मैं दोबारा नहीं जा सकता, ठीक है। अब मुझे 2024 में जाना होगा, फिर मुझे 2025 में, हर साल 3-3 महीने मिलेंगे और एक मरतबा आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा मज़ीद 3 महीने के लिए। फ़र्ज़ करें आप 2023 में गए, 3 महीने मिले, 90 दिन गुजारे, आपने कहा यार मैं एक दफ़ा एक्सटेंड करवा लेता हूँ, तो 3 महीने आपको फिर मिल जाएंगे। तो लगातार आप एक साल में 6 महीने रह सकते हैं, लेकिन एक बार ही एक्सटेंड होगा, फिर नेक्स्ट ईयर में एक्सटेंड नहीं होगा। बात समझ आ गई? गारंटी वो रखेंगे, अपने कार्ड से पेमेंट करनी है, हम आपको असिस्टेंस देंगे। वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, वीज़ा अप्रूव भी हो सकता है। बैंक स्टेटमेंट आपकी तगड़ी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। ट्रैवल प्लान तो एजेंट बना देगा, टिकट की रिजर्वेशन भी बना देगा, होटल की बुकिंग भी बना देगा। एजेंट अपने सर्विस चार्जेस लेगा जो नॉन रिफंडेबल होंगे। इंश्योरेंस नॉन रिफंडेबल है। वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो कुछ 200-300 वो भी काट लेंगे आपका। अगर वीज़ा लग गया तो गारंटी को अपने पास रखेंगे 5 सालों के लिए। इसके अलावा एक साल में 90 डेज़ मिलेंगे जो कि एक्सटेंडेबल हैं, वन टाइम। और फिर इस तरह से अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो विजिट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो सकता है, उसका चेंज स्टेटस हो जाएगा। तो ये 13-14 मिनट की वीडियो थी, ये पूरा जो है बना दिया जी हमने आपके लिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। आप फर्दर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। मेरा नंबर है 0305405144। दोबारा नंबर नोट कर लें, 0305405144। ये तरीका है 5 साल मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा हासिल करने का। और जब आप पाकिस्तान से ट्रैवल करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास शो मनी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आजकल चल रही है 5,000 दरहम। रिटर्न टिकट होना चाहिए आपके पास आने जाने का। होटल बुकिंग होनी चाहिए, पोस्ट पेड करा लो या पेड प्रीपेड करा लो। अगर कोई रिश्तेदार रिलेटिव है तो उसका भी आप हवाला दे सकते हैं। वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि 5 साल मल्टीपल वीज़े के लिए हैं। अगर आप हमसे अपना केस प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। अगर कोई बंदा खुद अपना केस सबमिट करता है, वो कहता है जी मुझे किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं कर लूँगा, तो आपको हम इंश्योरेंस भी बना के दे सकते हैं,
अगर आपको सिर्फ इंश्योरेंस की सर्विस चाहिए। अगर आपको कवर लेटर तैयार करवाना है, ट्रैवल प्लान जिसे कहते हैं, तो वो भी हम आपको कर देंगे। अगर एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन चाहिए वो भी बना देंगे। अगर होटल की पोस्ट पेड बुकिंग चाहिए तो वो भी बना देंगे। अगर पूरा केस हम हमारे थ्रू करवाना है तो वो भी कर देंगे। पेमेंट आपने करनी है अपने कार्ड से, आपका ईमेल आईडी इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट आपके साथ कम्युनिकेशन होगी, हम सिर्फ उसमें एक किरदार अदा करेंगे असिस्टेंस का। मेरा नंबर आखिर में दोबारा नोट कर लें, फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। 0305405114, 0305405114। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।